नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तोगी स्वागत करता हूँ आपसे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। बच्चों, इस चैप्टर को मैंने पहले एक वीडियो में समझाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा से इसे पूरा रिवाइज करने के, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक ही समझा पाया था मैं उस समय। तो आज मैं पूरा चैप्टर आपको एक ही वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो कृपया इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें ताकि आपकी ये समझ में आ जाए। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर कि आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि विलेज पालमपुर है क्या। इंट्रोडक्शन अबाउट विलेज पालमपुर। इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। इट नेबरिंग टाउन्स एंड विलेजेस आर रायगंज एंड शाहपुर। तो बच्चों, जैसा मैंने पढ़ाया था कि पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है। जो जो अपने आसपास के शहर में, जो आस पास में उसके शहर है, उसका नाम है जो पास में उसके गांव है उसका नाम है रायगंज। और जो दूसरा शहर है शहर जो है वो है शाहपुर। ठीक है। तो पूरे गांव में 450 फैमिली रहती है। इट हैज़ मोर देन 450 फैमिलीज। द मेन एक्टिविटीज पालमपुर इज फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एंड शॉपकीपिंग एंड डेयरी। तो बच्चा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पालमपुर जो है कृषि प्रधान क्या है, गांव है, कृषि प्रधान गांव है, जहाँ की मेन एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, आपकी फार्मिंग है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी वहाँ पर होती हैं, जो कि एक घरेलू उत्पाद लोग करते हैं, छोटे छोटे घरेलू उत्पाद, यानी कि कुम्हार है वहाँ पर, आपके जुलाए हैं। ठीक है। आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है ताकि लोग वहाँ से अपना सामान ले जाके दूसरी जगह पे बेच सकें। शॉपकीपिंग फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है, छोटी छोटी शॉप्स हैं जिससे कि लोग अपना सामान खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम एंड ह्यूमन एफर्ट्स एंड मनी। देखो, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए हमें वेरियस रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है। पहला होता है उसमें नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। नेचुरल लैंड, वाटर, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। मैन मेड आइटम यानी कि आपका जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, या फिर औजार जो उनके हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा है ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चौथा है मनी। हर चीज़ को करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में ये चार चीज़ें मेन पॉइंट हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। अब पढ़ते हैं हम फैमिलीज़ के बारे में। वो 450 फैमिली कैसे डिवाइडेड है। द 80s upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them is quite large, are made of brick with cement and plastering. The SC Dalit comprise one third of the population and live in one corner of the village in much smaller houses, some of which are of mud and straw. तो बच्चों देखो, जो 80 फैमिलियाँ हैं अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करती हैं, जिनके पास पालमपुर में जो गांव है उसका मेजोरिटी ऑफ लैंड किसके पास है, 80 अपर कास्ट फैमिलीज के पास है, जिनके घर बने हुए हैं किससे, सीमेंटेड हैं प्रॉपरली, ईंटों से बने हुए उनके पक्के घर बने हुए हैं। ठीक है। दूसरी तरफ है एससी दलित कास्ट। जो टोटल पॉपुलेशन है फॉर 450, तो 450 का वन थर्ड पार्ट यानी कि 450 का वन थर्ड यानी कि 150 फैमिली, 150 फैमिली वहां पर ऐसी है जो दलितों की है। ठीक है। 150 फैमिली किसकी है, दलित फैमिली। 80 अपर कास्ट, 150 दलित। ठीक है। ध्यान रखिए इस चीज को। वन थर्ड पार्ट ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या है, एससी है आपका। तो यानी कि 450 अगर टोटल पॉपुलेशन थी तो वन थर्ड पार्ट होता है 150 फैमिलीज आर दलित। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोला गया है लीव्स इन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो विलेज के एक कॉर्नर में रहते हैं और उनके पास ज़्यादा बड़े घर नहीं हैं। दे डोंट हैव अ वेरी बिग साइजेस ऑफ हाउस। दे हैव स्मॉलर हाउसेस विच मेड आर मड एंड स्ट्रॉ, और जो कि किससे बने हुए हैं, मिट्टी और स्ट्रॉ, यानी कि झोपड़पट्टी में वो लोग रहते हैं। ठीक है। झोपड़पट्टी में वो लोग रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ मैंने आपको समझाया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है हमने, यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है और पूरे पूरी पालमपुर की फैमिली को यहाँ पर समझाया है। देखिए, पालमपुर विलेज है, डेमोग्राफिकली 450 फैमिली वहाँ पे रहती है। वन थर्ड कच्चे हाउस में रहते हैं और वन थर्ड पॉपुलेशन क्या है, यानी कि 150 फैमिली के पास स्मॉलर और कच्चा हाउस है।
और 80 फैमिली जिनके पास उनके पास पक्का हाउस है। पालमपुर में ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग है मेन एक्टिविटी, और दूसरी अदर देन एक्टिविटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग। ठीक है। पालमपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में है इलेक्ट्रिसिटी इन द मोस्ट ऑफ हाउसेज, इलेक्ट्रिसिटी पावर मोस्ट, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल्स, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है वहाँ पर, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है जहाँ पे लोगों का इलाज किया जाता है, एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, समझ में आया। तो टोटल यहाँ पर जो बोला गया है कि गांव में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, सभी घरों में लगभग क्या है, लाइट है, ठीक है, ट्यूबवेल है, और वहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल हैं, एक हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिसमें लोगों का इलाज किया जाता है। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कहाँ का, पालमपुर विलेज का। अब पालमपुर विलेज के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर वेल कनेक्टेड विद द रोड है, ये मैंने अभी समझाया था कि इसके आसपास का जो गांव, पास का गांव है, वो दूसरे गांव का नाम है रायगंज, और उससे जो शहर जुड़ा हुआ है उसका नाम है शाहपुर। तो वेल कनेक्टेड विद द रोड है, अच्छी खासी रोड से कनेक्टेड है, जिससे कि आप किसी भी मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चों, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में आपने अभी तो फैमिलीज के बारे में पढ़ा, डेमोग्राफिक पार्ट के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे मैं आपको इसके अलावा और क्या क्या पढ़ेंगे आप उस चीज़ के बारे में समझा देता हूँ। तो देखो बच्चों, आपने फार्मिंग एक्टिविटी पढ़ ली। फार्मिंग एक्टिविटी यहाँ पे जो पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे, मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, HYV मॉडर्न मेथड में आपका HYV सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, यानी कि हाई यील्ड वेराइटी सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे, पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, फार्म मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे, और इरिगेशन कैसे होता है मॉडर्न मेथड में, यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी में मॉडर्न मेथड अगर कोई अडेप्ट करता है तो किस तरीके से वहाँ पे सिंचाई की जाती है, डैम के थ्रू की जाती है, कैनल के थ्रू की जाती है, और पंप सेट्स के थ्रू की जाती है। अब बच्चों बात आती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी की। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में देखो क्या है, यहाँ शॉप, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पॉट मेकिंग है, ठीक है, डेयरी है। नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, टीचिंग और डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है। अब इसी तरीके से स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का लैंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने लोगों में बटा हुआ है, स्मॉल फार्मर्स, मीडियम फार्मर, लार्ज फार्मर और लैंडलेस लेबरर के। ठीक है। इसके बाद है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे आपके 4 बताए गए हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को 2 भागों में बांटा है, पहला है फिक्स कैपिटल और दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये सब आप डीपली अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आगे। फिर उसके बाद आता है कि मनी कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होती है विलेज पालमपुर में। तो देखो, कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेव मनी करते हैं या फिर बोरो मनी करते हैं। कुछ लोग जो जो फार्मर रिच हैं उनके पास सेव मनी होती है, वो वहाँ से यूज़ करते हैं अपनी, लार्ज फार्मर एंड मीडियम फार्मर्स सेव मनी को यूज़ करते हैं अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और उसी तरीके से स्मॉल फार्मर और लैंडलेस फार्मर क्या करते हैं, उधार लेके पैसे से, उधार लिए हुए पैसे से क्या करते हैं, अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बच्चों अब पढ़ने वाले हैं हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला पॉइंट है हमारा लैंड। ठीक है। लैंड क्या क्या नेचुरल, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो आपके लैंड में आ जाएंगे। ठीक है। फॉरेस्ट, मिनरल वाटर, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड। ठीक है। चाहे वो मिनरल वाटर हो, फॉरेस्ट हो, जंगल हो, लैंड हो, जमीन हो किसी की, खेत हो, ये सब आपका क्या है, प्रोडक्शन में पहली चीज ये होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका नेचुरल प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज में आता है कौन सा, लैंड, फॉरेस्ट, मिनरल वाटर्स। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट है अब आपका लेबर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो देखो बच्चा, किसी भी काम को करने के लिए हमें 2 प्रकार की लेबर की जरूरत पड़ती है, एक होती है स्किल्ड लेबर और दूसरी होती है अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर वो होती है जिसको अपना काम करना पूरी तरीके से आती है, ठीक है, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही ट्रेंड होता है उस चीज़ में। अनस्किल्ड लेबर वो होती है जिसे सिर्फ काम करने के लिए दिया जाता है, उसे सिखाया नहीं जाता। जैसे कोई मिट्टी उठाने वाला है तो मिट्टी उठाने का काम दे दिया जाएगा, खेत खोदने का काम है तो वो अनस्किल्ड लेबर के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिजिकल कैपिटल। तो बच्चों फिजिकल कैपिटल के अभी मैंने 2 पार्ट बताए थे आपको, फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। ठीक है। फिक्स कैपिटल ऐसी होती है जो लंबे समय के लिए चलती है,
कोई भी ऐसी चीज जो लंबे समय के लिए प्रोडक्शन में काम आने वाली है उसे हम यहाँ पे फिक्स कैपिटल मानते हैं, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो मशीन्स हो, चाहे वो टर्माइंस हो, कंप्यूटर्स हो, दोज विच कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स ऑफ जनरेटर। तो यानी कि काफ़ी लंबे समय के लिए अगर हमें प्रोडक्शन में यूज़ करें, और मशीनें, औजार और हमारे टर्बाइंस वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल में आते हैं। प्रोडक्शन में अगला पॉइंट आता है फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत, क्या? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है बच्चों? रॉ मटेरियल हो गए, आपके सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, क्ले, यार्न, तो ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये सारी आपकी वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आती है, यानी कि शॉर्ट टाइम के लिए इनकी ज़रूरत होती है, जब तक आपका प्रोडक्शन हो रहा है तब तक उसकी ज़रूरत है, देन उसके बाद वो हमें दोबारा खरीदनी पड़ती हैं। यानी कि एक बार के यूज़ के लिए हम उसे खरीदते हैं और फिर वापस से यूज़ करके अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करके जब उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तब उसको सेल कर देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल वो चीज़ें हैं जैसे रॉ मटेरियल लाइक सीड, फर्टिलाइजर, क्ले और यार्न, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। बच्चा इसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, किसी भी काम को करने के लिए उसका नॉलेज होना, उसका एफर्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल जो है, इंसान का मन भी होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए और उसे उस काम को करने की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आ जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल के अंतर्गत। अगर वो काम नहीं जानता होगा तो वो काम नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्टर, प्रोडक्शन अबाउट लैंड। लैंड के बारे में मैंने आपको बेटा यहीं से समझा दिया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, लैंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ गए हैं उसी पालमपुर विलेज के, क्या किस तरीके से लैंड बटा हुआ है। तो देखो लैंड इज फिक्स्ड। लैंड क्या है? हमारा एक फिक्स एरिया है वहां पर, ठीक है। तो लैंड को भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा गया है। लैंड अंडर कल्टीवेशन, ऐसा लैंड जो हमारे खेती के लिए काम लायक है, ठीक है। फॉलो बट कल्टीवेबल लैंड, यानी कि ये खेती में यूज्ड है, ठीक है, ये खेती में यूज्ड नहीं है लेकिन खेती लायक है, कि खेती कर सकते हैं हम उस पर लेकिन खेती हो नहीं रही है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड ऐसा है जिसमें हम खेती बिल्कुल नहीं कर सकते। तो 3 भागों में हमारा फिक्स लैंड डिवाइडेड, ठीक है। इन पालमपुर विलेज ऑल द लैंड that is cultivable has already been converted into cultivable land। देखो पालमपुर में जितनी भी खेती लायक जमीन थी उस सबको लोगों ने क्या कन्वर्ट कर दिया है, ताकि उस पर प्रोडक्शन हो सके। तो जितनी भी जमीन थी सारी की सारी उन्होंने यूज कर ली कि वो खेती के लायक बन जाए। नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज लैंड अंडर कल्टीवेशन, खेती के लिए और कोई स्कोप नहीं बचा है, और कोई क्षेत्र नहीं बचा है, ऐसा कोई खेत नहीं बचा है कि हम उसे क्या कर सकें, खेती लायक बना सकें, ठीक है। फिर क्या है? फार्मिंग इज मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये तो हम जानते हैं कि फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है कहाँ? पालमपुर में। 75% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द फार्मिंग फॉर लिवलीहुड, यानी कि टोटल, अब देखो हमने यहाँ पर बताया कि पालमपुर विलेज की जो 75% वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है अपने जीवन को चलाने के लिए किस पे? फार्मिंग एक्टिविटी पे, ठीक है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन के 75% लोग, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो वहाँ पे काम कर रही है पॉपुलेशन, उसके 75% लोग फार्मिंग एक्टिविटी पे डिपेंडेंट है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दिस इंक्लूड लैंडेड फार्मर्स, लैंडलेस फार्म लेबरर्स। इसमें कौन कौन इंक्लूड है? जो 75% वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें है लैंडेड फार्मर, यानी कि जिनके पास अपनी जमीन है, और दूसरे जो दूसरों की जमीन पे काम करते हैं, ऐसे लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो हाउ डज द फार्मर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ हिज लैंड? सोचो बच्चों जरा कि किस तरीके से फार्मर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता होगा लैंड में, क्योंकि लैंड तो फिक्स है। लैंड फिक्स है तो कैसे बढ़ेगी प्रोडक्शन? प्रोडक्शन तो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए भी उन्होंने कुछ सोचा, हाउ टू इंक्रीज ईल्ड फ्रॉम फिक्स साइज ऑफ लैंड। तो किस तरीके से प्रोडक्शन, हाउ टू इंक्रीज ईल्ड यानी कि खेती को किस तरीके से बढ़ाया जाए, यानी कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। अगर हमारा लैंड फिक्स है तो हम प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक समय में, एक साल में बहुत सारी खेती करना। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप इन ईच सीजन
विच इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। यानी कि एक हिस्से में आपने आलू बो दिए, दूसरे हिस्से में, दूसरे पार्ट में, मतलब जैसे पूरा साल है, पूरे साल के अंतर्गत सीजनल खेती करी। सीजनल खेती मतलब आलू बोए, ज्वार भाटा या आप ज्वार वगैरह की आपकी क्या करी उन्होंने, खेती करी। अलग अलग टाइम पे अलग अलग खेती करी। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग खेती करने से उन्हें ये फायदा होगा कि जिस सीजन में जिस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा होगी उस चीज से उनका एक तो अपने पास उनके खाने के लिए पैसे आ जाएगा, दूसरी चीज प्रोडक्शन एक्टिविटी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा है यहाँ पर प्रैक्टिसाइजिंग इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपनी नए एडॉप्शन को, नई चीज़ों को, खेती में नई चीज़ों को इंटेंसिव करके, जो नई चीज़ों को रखकर अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसी है वो नई चीज़ें? इन्वेस्टिंग मोर फिजिकल कैपिटल बाय यूजिंग फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर सकते हैं। हाई यील्ड वेराइटी सीड्स को, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग की बात कर रहा है वो यहाँ पर। क्या करेंगे? मल्टीपल क्रॉपिंग करके या तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपकी मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन को यूज करके आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेशन में क्या क्या आता है? फर्टिलाइजर्स आते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आते हैं। हाई यील्ड वेराइटी सीड यानी कि जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। और मोर इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करा के आप अपने खेत में एक लिमिटेड लैंड में अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाउ द फार्मर मैक्सिमाइज प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। बच्चा वही क्वेश्चन आ गया कि फार्मर्स अपनी लैंड में, सेम लैंड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। तो देखो, नो लैंड इज लेफ्ट आइडल। पालमपुर में और कोई लैंड तो बचा नहीं है भैया जो और खेती के काम आ सके, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, जितने खेत है उन्हीं पे ही काम करना पड़ेगा। तो मोस्ट फार्मर ऑफ द पालमपुर गेट 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। देखो ये आ गई मल्टीपल क्रॉपिंग। तो यहाँ पर देखो, मोस्ट फार्मर इन पालमपुर गेट 3 क्रॉप्स इन अ ईयर। तीन प्रकार की खेती पालमपुर के फार्मर्स करते हैं। ज्वार बाजरा इन रेनी सीजन यानी कि जब बारिश का समय होता है, खरीफ सीजन आता है, तो खरीफ की फसल लोग उगाते हैं, ज्वार और बाजरा। इसी प्रकार से अक्टूबर दिसंबर में वो लोग क्या करते हैं, पटैटो यानी कि आलू की फसल उगाते हैं। और सर्दियों में यानी कि रबी के सीजन में वो क्या करते हैं, आपकी रबी की फसल कब उगाते हैं, सर्दियों के सीजन में। वीट, फ्लावर्स, ये सारी चीजें आपकी वहां पर, वीट, राइस वगैरह वो प्रोडक्शन करते हैं। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट है, सम लैंड इज यूज्ड फॉर शुगर कैन कल्टीवेशन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। देखो, और कुछ लैंड्स में लोग क्या करते हैं, शुगर केन लगाते हैं यानी कि गन्ना लगाते हैं, और जो हर बार हर साल क्या लगाते हैं, उस समय से एक बार, समय साल में एक बार लगाते हैं। वंस इन अ ईयर क्या करते हैं, वो अपने खेत में गन्ना भी लगाते हैं। तो इस तरीके से उनके पास प्रोडक्टिविटी की कितनी क्रॉप्स हो गई, 4 क्रॉप्स लगा दी, खरीफ की, रबी की, और उसके बाद पोटैटो और फिर शुगर कैन। तो 4 तरीके की फसलों को वो प्रोडक्शन करते हैं। वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन को वेल डेवलप्ड करते हैं ताकि आसानी से सभी खेतों को पानी मिल सके और उनका प्रोडक्शन बढ़ सके। मोस्ट ऑफ द ट्यूबवेल्स रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी विच इरिगेट्स मोर लैंड एंड मोर इफेक्टिवली। जाहिर सी बात है, जब अगर बिजली है वहाँ पर, बिजली होगी तो बिजली के साथ साथ एक्टिविटी भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉपरली काम होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रॉपरली काम होगा, और आपका खेत भी प्रॉपरली सही तरीके से काम करेगा। खेत में प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी जब सिंचाई पूरी होगी। इसी तरीके से फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल वर सेटअप बाय द गवर्नमेंट। पहले जब पानी नहीं था तो शुरू में गवर्नमेंट ने उन्हें क्या करा, ट्यूबवेल लगा के दिए कुछ फार्मर्स को। सून फार्मर्स सेटअप देयर प्राइवेट ट्यूबवेल्स, और धीरे धीरे करके फार्मर्स ने अपने ट्यूबवेल्स लगाने चालू कर दिए। बाय 1970s ऑफ द एंटायर एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज इरिगेटेड। 1970 में जो खेती लायक पूरा एरिया था वो सभी सिंचाई द्वारा प्रॉपरली उन जगहों पर पानी पहुंचाया जा रहा था। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर
आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू अपनी क्वेरी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। द ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960 इंट्रोड्यूस फार्मर टू 1960s के बाद आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आपका स्टार्ट हो गया था, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स और राइस एंड व्हीट। तो लोगों ने क्या करा, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति आई, हरित क्रांति बोलते हैं बच्चा लोग, हम लोग इसे 1960s के बाद जब हरित क्रांति आई तो लोग फार्मर्स ने क्या करा, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज करना चालू कर दिया। ठीक है, गेहूं और धान के हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को उन्होंने खरीदा और लगाना चालू कर दिया, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। द ग्रेन्स प्रॉमिस्ड मच मोर अमाउंट ऑफ यील्ड, यानी कि उनकी फसल को जो ग्रेन थे, ग्रेन वो जो ग्रेन होते थे, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो होते थे, वो वादा करते थे कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उनका प्रोडक्शन ज्यादा होगा उनकी पहली वाली फसल से। कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स, दीज सीड्स रिक्वायर्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स टू गेट बेस्ट रिजल्ट्स। तो देखो, जैसे ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनके अपेक्षा इन सीड्स को, कौन से सीड्स को, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को पानी भी ज्यादा चाहिए था, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए थे और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए थे, ताकि लोगों को अच्छा रिजल्ट्स मिल सके। फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर यूपी बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखो, हरित क्रांति से जो सबसे ज्यादा फायदा पाया वो पाया पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने और उत्तर भारत के, पश्चिमी उत्तर भारत के लोगों ने, पश्चिमी उत्तर भारत के जो किसान थे उन लोगों ने हरित क्रांति से इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया। Many farmers got cheaper loan to buy farm machinery like tractors, threshers and they set up tubewell in their field। तो देखो, जो भाई जिनके पास पैसा था, जो मेनी फार्मर्स थे, बहुत सारे फार्मर्स थे, उन्होंने क्या करा, सस्ता लोन लेकर अपने खेत के लिए मशीनरी खरीदी, लाइक ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर्स हो गए, ठीक है, और अपने खेत में क्या लगवा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया, जिससे उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई। In Palampur, the yield of wheat went up to 1300 kgs per hectare to 3200 kgs per hectare। तो देखो, हरित क्रांति के बाद पालमपुर में जब लोगों ने आइल्ड वैरायटी सीड का यूज करना चालू कर दिया तो 13 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो उन्हें सामान मिल रहा था पहले, वो प्रोडक्शन बढ़ के हो गई 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो ऑब्वियसली यह प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, लगभग 3 गुने के आसपास, यानी कि 2 गुना तो एटलीस्ट हो ही गया उनका प्रोडक्शन। ठीक है, फार्मर हैड इनफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। जाहिर सी बात है, जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो फार्मर्स के पास उतना गेहूं पैदा होने लग गया कि वो मार्केट में जाके अपनी आवश्यकता से अधिक गेहूं को मार्केट में जाके बेच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यील्ड। अब यील्ड के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, खेती के बारे में यहाँ पे समझाया है, यील्ड यानी कि खेती के बारे में यहाँ पे समझाया गया है। बिफोर 1960s क्या करते थे फार्मर्स, ट्रेडिशनल सीड्स विद लो यील्ड यूज करते थे, काउ डंग यूज करते थे, बल्कि फर्टिलाइजर्स की जगह वो क्या करते थे, काउ डंग या नेचुरल मैन्योर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स यूज करा जाता था, जो नेचुरल रूप में तैयार की हुई खाद होती है थी उसे यूज करा जाता था। अनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, उस समय क्या नहीं थी, सिंचाई की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं थी। ठीक है, पर्याप्त साधन नहीं थे सिंचाई के। अब जो हुआ पोस्ट ग्रीन रिवैल्यूएशन, जब हरित क्रांति आ गई उसके बाद क्या हुआ, लोगों के पास इनएडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, यानी कि सॉरी एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन आना था बच्चों यहाँ पर, वो मैं गलती से यहाँ पे लिख गया हूँ। एडिक्वेट फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन यानी कि उसमें प्रॉपरली लोगों को पानी मिलने लग गया। यूज्ड केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को यूज करने लगे वो। फार्मर बॉट फार्म्स मशीनरी टू मेक प्लगिंग, हार्वेस्टिंग एंड फास्टर्स। देखो, इसमें लोगों ने क्या करा, अपनी फार्म मशीनरी को खरीदना चालू कर दिया, जैसे कि वो थ्रेशर्स खरीदने लगे, ट्रैक्टर्स खरीदने लगे, ताकि उनका खेत जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। यूज मोर ट्यूबवेल्स, अपने सिंचाई साधनों को प्रॉपर रखने के लिए उन्होंने ट्यूबवेल्स का यूज करना चालू कर दिया और इरिगेशन फैसिलिटी का यूज करना चालू कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल से उनके खेतों को प्रॉपर पानी मिलना चालू हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ कंपेयर करके दिखाया है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग और मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग में देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर अपना छिड़काव कर रहा है ट्रेडिशनल मेथड से, पेस्टिसाइड्स डाल रहा है कुछ, और देन उसके बाद कीड़ों को मारने के लिए फॉगिंग कर रहा है। देन उसके बाद क्या है, यहाँ पर खेत जोता जा रहा है बैलों के द्वारा, और देखो यहाँ पर गेहूं को तोड़ निकाला जा रहा है, मतलब गेहूं की छटाई हो रही है। तो ये मैनली ह्यूमन कर रही है, ह्यूमन कैपिटल कर रहा है। मॉडर्न फार्मिंग कैपिटल मेथड आने से क्या हुआ, ट्रैक्टर हमारा खेत की खुदाई कर देता था, ठीक है, ट्रैक्टर ही यूज होते थे सारे कामों में, और फिर थ्रेशर से हमारी खेतों में जो गेहूं निकाल लिया जाता था। तो मशीनरी का बहुत बड़ा रूप आ गया मॉडर्न मेथड में, इससे आसान काम हमारा आसान हो गया और प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इम्पैक्ट क्या पड़ा बच्चा लोग यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, फार्मर्स बिकम मोर प्रॉस्परस, फार्मर हैड मोर सरप्लस व्हीट इन सेल इन द मार्केट। जाहिर सी बात है, देखो सबसे पहला तो क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जो व्हीट प्रोडक्शन था वो 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर से बढ़कर कितना हो गया, 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कहां पर था ये, पालमपुर में। पालमपुर में 1300 किलोग्राम पहले उगता था पर हेक्टेयर के हिसाब से, अब 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन निकल रही है। नेक्स्ट उसके बाद क्या निकला आपका, फार्मर्स क्या हो गए, अमीर हो गए, प्रॉस्परस हो गए, यानी कि थोड़ा पहले से ज्यादा ठीक हो गए, पर्याप्त मात्रा में उनके पास पैसे अधिक आ गए। क्यों आ गए वो पैसे अधिक, क्योंकि जितना भी सरप्लस व्हीट होता था वो कहाँ जाके बेच देते थे, मार्केट में बेच देते थे। तो बच्चा यहाँ पर मैंने एक डायग्राम समझाया है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या चीजें यूज होती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में देखो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर है, हाई वेराइटी सीड्स है, ठीक है, फार्मिंग मशीनरी है, डीजल यूज होता है। डीजल किस लिए यूज होता है, फार्मिंग मशीनरी के लिए। इरिगेशन के लिए यहाँ देखो कैनल लगा दिए गए, पंप सेट लगा दिए गए, नहर, कैनल मतलब नहरें लगा दी गई, डैम्स का पानी ले लिया गया, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से ट्यूबवेल चलाए गए, ठीक है। तो ये सारे इम्पैक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशंस के। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस में मैंने कुछ और पॉइंट्स दिए हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। व्हाट आर द ट्रेडिशनल सीड्स। ट्रेडिशनल सीड्स कौन से थे बच्चा, ट्रेडिशनल सीड्स वो थे जो जिनकी प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होती थी, वो घरेलू सीड्स होते थे। Where the ground water and why well is dried up। देखो पहले क्या होता था, कुओं से पानी निकाला जाता था, पानी जब निकालते थे अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर रहे थे, अंडरग्राउंड वाटर जितना ज्यादा यूज होगा पानी का लेवल उतना ज्यादा नीचे चले जाएगा और जमीन उतनी सूखी होती चली जाएगी, ठीक है, और बारिश अगर प्रॉपर ना हो तो खेत बर्बाद हो जाते थे। नेक्स्ट था आपका सॉइल हैज लॉस्ट इट फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टर। क्यों होता था खराब, हमारा खेत खराब हो जाता था क्योंकि वहां पर प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता था, उसे केमिकल नहीं मिल पाते थे, और इसी कारण हमारा खेत अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी को खत्म करता जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट था कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज इंक्रीज्ड, नीड 300 kg एरिया पर हेक्टेयर कंपेयर टू 3 kg इनिशियली। तो बच्चा जो पहले जो था कॉस्ट ऑफ इनपुट थी वो 300 किलोग्राम के लिए जो यूज होता था, उनसे खाली 300 किलो के लिए अगर हम कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते थे या इनपुट डालते थे उतनी ही थी जितनी हम 3 किलो के लिए करते थे, ठीक है। जितना हम 3 किलो के लिए यूज करेंगे उतना ही 300 किलो के लिए भी यूज करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से उन्हें 300 किलो के हिसाब से उनके इनपुट्स देने होंगे। माई सीड्स आर नॉट जर्मिनेटिंग, सॉइल बिकम सैलाइन। अब सीड्स नहीं उग रहे थे, क्यों नहीं सीड्स उग रहे थे, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन ना आने से पहले सीड उग नहीं रहे थे। क्यों, क्योंकि खेती जहां पे की जा रही है जमीन वो खराब हो चुकी है। आई एम इंडेप्टेड, शुड आई सुसाइड। इन किसान के मन में दिमाग में आता था कि यार मैं सुसाइड कर लूं क्योंकि मेरी खेती हो नहीं रही है, मेरे पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, मैं क्या करूं, ठीक है। देन इसके बाद था व्हाट इफ द न्यू सीड फेल्स। अगर मेरा न्यू सीड फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये इम्पैक्ट है किसके, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के, ठीक है। पहले तो नहीं था लेकिन जैसे जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आते गए वो किसान सोचता चले गया इस बारे में कि क्या करूं, कैसे करूं, ये किसान के ऊपर टेंशन बढ़ गई थी, ठीक है। हाउ द लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बच्चों देखो लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था भाई 80 परिवार तो बहुत ही ज्यादा रिच थे, ठीक है, ठीक है, 80 परिवार तो रिच थे, 240 फैमिली ऐसी थी
150 फैमिली दलित थे, 150 फैमिली दलित और लैंडलेस लेबरर थे। उसके बाद 240 फैमिली हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स, ईल्ड इज नॉट इनफ, उनकी ईल्ड इनफ नहीं थी कि परिवार भी चला पाए। 240 फैमिली ऐसी थी जिनका घर चलाना बहुत मुश्किल था। 60 फैमिली ऐसी थी जो बहुत ही ज्यादा रिच थी, उनके पास 10 हेक्टेयर से भी बड़े बड़े क्या थे, लैंड थे। समझ में आया? तो जो 240 प्लस 150 कितना हुआ आपका, हो गया ये 210 प्लस 240 450 हो गया बच्चा। और 450 हेक्टेयर जमीन थी, 450 हेक्टेयर जमीन, 450 फैमिली थी, 450 फैमिली में 150 हमारे दलित थे, 240 हमारी फैमिली स्मॉल प्लॉट वाली थी और 60 फैमिली बहुत ही ज्यादा रिच थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वेयर डज द लेबर कम फ्रॉम? अब बात आती है लेबर कहां से आती थी उन खेतों पे काम करने के लिए। स्मॉल फार्मर्स हैव स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड वेयर दे वर्क विद देयर फैमिली मेंबर्स। तो देखो छोटे खेत जिन फार्मर्स के पास होते थे वो छोटे छोटे खेतों में अपने फैमिली के मेंबर्स के साथ वहां पे काम कर सकते थे। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फ्रॉम द लेबर टू वर्क ऑन देयर फील्ड। जो ज्यादा अमीर लोग होते थे जिनके पास मीडियम लैंड होता था या लार्ज फार्मर्स होते थे, वो क्या करते थे, वर्कर्स को क्या करते थे, हायर करते थे ताकि उनके फील्ड पे काम हो सके, क्योंकि खेत बड़ा है तो उनसे काम नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करते थे, लोगों को हायर करते थे। लैंडलेस लेबरर, और कौन से लोग हायर करते हैं, वो लैंडलेस लेबरर फार्मर्स को जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है उन फार्मर्स को करते थे, या फिर लेबरर में कम फ्रॉम फैमिली कल्टिवेटिंग ऑन स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड, यानी कि इन फैमिली जो स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड की फैमिली है उनसे लेबर करवाते थे वो लोग। समझ में आया? तो लेबर यहां से आती थी, या तो वो लैंडलेस लेबर फार्मर से आती थी या फिर लेबरर से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फार्म लेबरर्स, फार्म लेबरर्स क्या करते थे, दीज लेबरर्स आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर होम दे वर्क। भाई किसके द्वारा काम, पैसा कैसे मिलेगा, फार्मर्स को, जो लेबर है लेबर को का पैसा कौन देगा, जो फार्म का मालिक होगा, जो फार्मर होगा, मेन किसान होगा जिसकी जमीन होगी, तो वो क्या करता था अपने पेड अपने वर्कर्स को, लेबर्स को क्या करता था, पैसे पे करता था मजदूरी के तौर पर। वेजेस में बी इन कैश इन काइंड ऑफ क्रॉप्स। वेजेस क्या हो सकती थी, या तो कैश में हो सकती थी या क्रॉप्स के रूप में हो सकती थी। वेजेस वेरी फ्रॉम सीजन टू सीजन एंड क्रॉप टू क्रॉप। वेजेस क्या वेरी करती थी, सीजन के सीजन, सीजन टू सीजन वेरी करती थी, यानी कि डिपेंड करता था, चेंज होती रहती थी। वो क्रॉप के हिसाब से भी चेंज होती थी और उसके सीजनल के हिसाब से भी वो चेंज हो सकती थी। ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मे बी डेली बेसिस और फॉर द एंटायर सीजन फॉर होल ईयर। तो ड्यूरेशन जो एम्प्लॉयमेंट होता था कई बार डेली बेसिस भी हो सकता था, पूरे एंटायर सीजन के लिए भी हो सकता था, और होल ईयर यानी कि पूरे साल के लिए भी लोगों को काम मिल सकता था। ये सब डिपेंडेंट था फार्म लेबरर्स और फार्मर्स के ऊपर जो काम देते थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फार्मिंग रिक्वायर कैपिटल। फार्मिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती थी, बेटा मैंने पहले ही बता दिया। फार्मर्स रिक्वायर्स मनी फॉर द मेनी पर्पसेस टू बाय द सीड एंड फर्टिलाइजर्स। मनी किस लिए चाहिए भाई, जाहिर सी बात है मनी कैपिटल के लिए चाहिए, फिजिकल कैपिटल के लिए चाहिए। फिजिकल कैपिटल क्या क्या होते थे हमारे, या तो फिक्स कैपिटल चाहिए, उसे फिक्स कैपिटल नहीं होगी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। सीड्स वगैरह खरीदने हैं, फर्टिलाइजर खरीदने हैं, ये सब आपके उसमें आ गए, किसमें, आपके वर्किंग कैपिटल में। फॉर इरिगेशन कैपिटल, डिगिंग वेल्स, ट्यूब वेल्स, इलेक्ट्रिसिटी टू रन द सेम। तो समय के साथ साथ सिंचाई के लिए भी खेत खुदाने के लिए पैसा चाहिए था, ट्यूबवेल खुदाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी से रन करने के लिए पैसा चाहिए था। टू पे फार्म लेबरर्स, क्या किसको पे करना था, लेबरर को पे करने के लिए पैसा चाहिए था। इन्वेस्ट द फार्म मशीनरी और इक्विपमेंट, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, फार्म मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए था, सामानों को खरीदने के लिए, मशीनों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। फॉर अरेंजिंग स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू नियर बाय द मार्केट। अब भाई पैसा एक जगह से दूसरी जगह स्टोरेज करने के लिए भी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन को स्टोर करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए फार्मिंग रिक्वायर कैपिटल बहुत जरूरी थी। अब फार्मर्स को सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती थी, पैसे की जरूरत पड़ती थी, मनी की, जिसे कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की। सोर्सेज ऑफ कैपिटल, पैसा कहां से आता था, अब जाहिर सी बात है पैसा कहीं ना कहीं से तो आता होगा बेटा, तो पैसा कहां से आता था। स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम द ट्रेडर्स हु बाय देयर प्रोडक्ट एंड मनी लेंडर एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनफेयर टर्म ऑफ रीपेमेंट।
जो हमारे छोटे फार्मर्स होते थे वो पैसा या तो व्यापारी से ले लेते थे जिसको वो सामान बेचते थे, या फिर जिससे वो सामान खरीदते थे उनसे वो पैसा उधार ले लेते थे, और उधार लेने का मतलब था उनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और अनफेयर टर्म्स पे वो पैसे को लेना पड़ता था उन्हें, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड नहीं करती थी। मीडियम एंड लार्ज लेबरर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। तो देखो भैया, अब जो अमीर और मीडियम लार्ज फार्मर्स थे उनके पास तो सेविंग पे पैसा होगा, तो सेविंग का पैसा यूज कर लेते थे वो अपना सामान को खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन ऑफ लेट नेशनलाइज्ड बैंक आर लैंडिंग क्रेडिट टू द फार्मर्स ऑन इजी एंड बेटर टर्म एंड कंडीशन। धीरे धीरे जब समय का बदलाव आया तो धीरे धीरे सोर्सेस ऑफ कैपिटल को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने, गवर्नमेंट ने नेशनलाइज्ड बैंकों की एक एक ब्रांच गांव में भी खोलनी चालू कर दी, जिससे कि किसानों को बहुत सस्ते रेट पर क्या मिल जाए, लोन प्रोवाइड कर दिया जाए, ताकि वो अपने मशीनरीज को, अपने टूल्स को खरीद सके। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सेल ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट। क्या करते थे वो एक्स्ट्रा पैसे का, मतलब जो भी सरप्लस प्रोडक्ट होता था, अगर जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हो गई तो वो क्या करेगा, स्मॉल फार्मर आर यूजुअली एबल टू प्रोड्यूस जस्ट इनफ टू मीट देयर फैमिली कंजप्शन नीड। तो बाहर से जाहिर सी बात है, छोटे फार्मर्स के पास तो भैया उतना ही होता था जितना वो उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उतना ही प्रोडक्शन कर पाते थे वो स्मॉल फार्मर्स, क्योंकि उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड था। नेक्स्ट था आपका मिडिल एंड लार्ज फार्मर रिटेन अ पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस एंड सेल द रेस्ट इन द नियर बाय टाउन एंड गेट गुड अर्निंग्स। दे देन पुट देयर सेविंग इनटू बैंक फॉर यूज इट फॉर बाइंग एडिशनल फार्म मशीनरी। तो बड़े फार्मर्स क्या करते थे, अपना खेती करवाते थे, जितना भी उनकी फैमिली को आवश्यकता होती थी उतना पार्ट वो अपने प्रोडक्शन का रखते थे, और रेस्ट ऑफ द पार्ट वो आसपास के नियर बाय मार्केट में, नियर बाय टाउन में जाकर बेच देते थे, जिससे उन्हें अर्निंग हो जाती थी। और जो अर्निंग हो जाती थी उसे वो कहाँ रख देते थे, बैंक में रख देते थे, ताकि इन फ्यूचर वो अपनी मशीनरीज को जरूरत के हिसाब से खरीद सके। नेक्स्ट है बच्चा point, sometimes when farmers takes loan from the traders they have to sell their produce to the traders at lower than market price। जाहिर सी बात है, इसका ड्रॉबैक भी था बेटा, कई बार लोन लेने के लिए फार्मर्स को क्या, क्योंकि फार्मर ने जिससे लोन लिया है वो प्रेशराइज करता था कि तुम अपनी प्रोडक्शन को खेती को मेरे को ही बेच दो, और किस रेट पे बेचो, लोअर रेट, जो मार्केट का प्राइस है उससे कम रेटों पे वो खरीदते थे। इससे लॉस क्या होता था, स्मॉल फार्मर्स पे पैसा प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता था। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अदर देन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर। अब हो गया ये हमारी फार्मिंग एक्टिविटी, अब है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के बारे में बच्चों मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती थी। डेयरी होती थी, सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाती थी, टीचिंग, डॉक्टर वगैरह, ये सब सर्विसेज के अंतर्गत आता है। डेयरी आती थी। स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या करते थे वो, जैसे जुलाहे हैं, अपना कपड़े बना रहे हैं, या फिर कोई छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के बेचते थे। फिर शॉपकीपर्स हो गए, छोटे छोटे शॉपकीपर, इस फोटो के द्वारा मैंने आपको समझाया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी, जिससे लोग पैसा अर्न कर रहे थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलिए बच्चों, ये आपकी स्लाइड खत्म हो गई है और ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अगर इस चैप्टर के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। और इस चैप्टर के साथ साथ मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका एक क्वेश्चन एंड आंसर्स का आपका लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप वीडियो क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड करके अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, या फिर मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दूंगा। धन्यवाद।